सही। सही से। तो अब हम चलते हैं किस तरफ? तो दरअसल अब हमें जाने की ज़रूरत है, हम पढ़ेंगे डाइजेशन। हम पढ़ चुके हैं डाइजेशन, अब हमें डाइजेशन नहीं पढ़ना, अब अगला टॉपिक पढ़ना है और वो है एब्ज़ॉर्प्शन। इसलिए कि दरअसल हमने कल पढ़ा था कि ड्यूडेनम में फूड, फिर हमने एसेसरी ग्लैंड, 2 एसेसरी ग्लैंड पढ़े थे, एक का नाम था लिवर और दूसरे का नाम था पैनक्रियाज़। इसके बाद है जिजनम, जिजनम में हमने डाइजेशन पढ़ा कि जिजनम में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? जिजनम में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा एंजाइम होते हैं, यानी 5 एंजाइम। और ये जो 5 एंजाइम्स हैं, इनके नाम हैं सुक्रेज, जो सुक्रोज को डाइजेस्ट करता है, लैक्टेज जो लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है, मेल्टेज जो मेल्टोज को डाइजेस्ट करता है, डाइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज वो जो पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड के ब्रेक करता है, यानी उससे अमीनो एसिड बन जाते हैं। न्यूक्लियोटाइडेज जो न्यूक्लियोटाइड्स को डाइजेस्ट करते हैं, और जब न्यूक्लियोटाइड डाइजेस्ट होते हैं तो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट बनता है। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं ताकि आप एग्जाम में लिख सकें। और जब यहाँ पे फूड पहुँचता है, चूँकि ये इंटेस्टाइन है तो इसको काइल कहते हैं। जो डाइजेशन होता है यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, लिखा हुआ है यहाँ पे द फूड बिकम काइल, यहाँ पे फूड काइल कहलाता है, एंड डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम में डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। काइल क्या चीज़ है? कभी-कभी एग्जाम में 1 मार्क में डिफाइन करने के लिए लिखा था डिफाइन काइल। तो बच्चे लिखें कि काइल इज़ अ फूड इनसाइड इंटेस्टाइन। देखिए ये बात तो सही है, लेकिन ये बात पूरी नहीं है। तो 1 मार्क उस वक़्त मिलते हैं जब आप पूरी लिखें। यहाँ पे लिखें काइल इज़ मच डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड होता है। डाइल्यूटेड का मतलब होता है इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। इन फॉर्म ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, ये बिल्कुल ट्रू सॉल्यूशन बन जाता है। ट्रू सॉल्यूशन, ये असली सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन की डेफिनेशन है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट बिल्कुल एक ही फेज में होते हैं। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है जिजनम में। जिजनम से कहाँ जाता है? इट पासेस टू इलियम, ILEUM, इलियम। इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन ह्यूमन। मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब हम ये पढ़ रहे थे। सर बोलस और काइल का डिफरेंस बता दें। काइल तो आपने ये पढ़ लिया, बोलस बॉल ऑफ फूड को कहते हैं, बोलस बॉल ऑफ फूड, ये हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में। आपको डिफरेंस पूछना चाहिए था काइल और काइम का, कि काइम स्टमक में होता है, बक्कल कैविटी, माउथ, फेरिंक्स, एसोफेगस, इसमें ये बोलस कहलाता है। फिर ये स्टमक में पहुंचता है, काइम कहलाता है। इंटेस्टाइन में पहुंचता है, काइल कहलाता है। सही या नहीं? मैंने आपको ये बताना था कि ये न्यूक्लियोटाइडेज किसके ऊपर एक्ट करते हैं? कौन? न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोटाइडेज किस चीज पर एक्ट करते हैं? ये न्यूक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स। एसिड पर एक्ट न्यूक्लियोटाइड। करते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? शायद आपको डीएनए पता और हो, आरएनए। शायद आपको पता हो कि अगर हम प्लांट्स या एनिमल खा रहे हैं तो इसका मतलब है हम क्या खा रहे हैं। अगर हम प्लांट्स या एनिमल खा रहे हैं, प्लांट्स का मतलब होता है अगर कोई वेजिटेबल खा रहे हैं, प्लांट का मतलब होता है अगर कोई हम फ्रूट खा रहे हैं, तो इसका मतलब है हम सेल खा रहे हैं, प्लांट के सेल, वी आर ईटिंग प्लांट सेल। और इस तरीके से अगर हम एनिमल को खा रहे हैं, एनिमल का मतलब होता है चाहे वो हम प्रॉन की शक्ल में खा रहे हो, चाहे हम फिश खा रहे हो, चाहे हम बीफ खा रहे हो, चाहे हम मटन खा रहे हो, चाहे हम चिकन खा रहे हो, चाहे हम एग खा रहे हो, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब एनिमल्स हैं। सेल्स हैं। अगर हम मिल्क की बात करें, दूध, तो दूध में सेल्स नहीं होते, इसलिए कि ये सेल की एक प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी में मेमोरी ग्लैंड्स बनाते हैं। सही है या नहीं? इसी वजह से वो एनिमल जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उनको मैमल्स कहते हैं। मैमल्स की क्या वजह बात। ये है। तो दूध अगर हम कह रहे हैं तो हम इसका मतलब सेल नहीं खा रहे। लेकिन अगर हम कोई वेजिटेबल खा रहे हैं, जैसे हम स्पिनच खाएं, कुकम्बर खाएं, कैरेट खाएं, अनियन खाएं, पोटैटो खाएं, तो इसका मतलब है हम प्लांट के सेल खा रहे हैं। अगर हम गोश्त खा रहे हैं, कोई भी गोश्त है, चाहे वो गाय का है, बकरे का है, मुर्गी का है, अंडा है, ये सब सेल्स हम खा रहे हैं। इसलिए कि अंडा भी एक सेल होता है, शायद आपको पता हो। एग इज ऑल्सो अ सेल। मुर्गी का जो अंडा है वो भी एक सेल है। इसलिए कि सेल के 3 बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो इसमें ये तीनों चीजें मौजूद हैं, इसलिए वो सेल है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम सेल खा रहे हैं, प्लांट या एनिमल, तो इसका मतलब है कि सेल के सेंटर में क्या होता है? सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है।
अगर हम सेल खा रहे हैं तो इसका मतलब हम न्यूक्लियस भी खा रहे हैं, और अगर हम न्यूक्लियस फीड कर रहे हैं तो इसके अंदर एक जाल बना हुआ होता है। इस जाल को हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। इस जाल को हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। ये सारी बात आप चैप्टर 4 यानी बॉटनी में पढ़ते हैं। और ये नेटवर्क किस चीज़ का है? ये क्रोमोसोम्स का है। ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये थ्रेड्स होते हैं, और ये क्रोमोसोम किस चीज़ के बने हुए होते हैं? ये एक न्यूक्लिक एसिड के बने हुए होते हैं, और उस न्यूक्लिक एसिड का नाम है डीएनए। और ये डीएनए ही नाम है दरअसल जीन्स का। जब हम जीन्स कहते हैं ना कि इस चीज़ के हमारे पास जीन्स होते हैं, इस चीज़ के जीन्स होते हैं, ये जीन्स वगैरह क्या होते हैं? ये जीन्स यही हैं जिसका केमिकल नाम डीएनए है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने एक स्टूडेंट से पूछा, भई तुम चाय में चीनी इस्तेमाल करते हो? उसने कहा यस। प्रैक्टिकल का एक वाइवा हो रहा था। मैंने उससे पूछा कि तुम चाय में चीनी इस्तेमाल करते हो? मैंने कहा यस। कहने लगे उस चीनी का नाम बता दें। कहने लगे सर उसको शुगर कहते हैं। मैंने कहा उसको शुगर तो ये तो कॉमन नाम है, मुझे इसका केमिकल नाम चाहिए। तो कहने लगे सर ये केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल थोड़ी हो रहा था, बायोलॉजी का है। तो मैंने कहा अगर ये बायोलॉजी का प्रैक्टिकल है तो उसमें जो चैप्टर 2 है उसमें हम उसका नाम पढ़ते हैं। तो कहते हैं सर मैंने तो नहीं देखा कभी कि उसका नाम क्या है। तो उसका नाम क्या है? कोई बता सकता है आप में सुक्रोज। से? सुक्रोज। 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 जो हम चीनी खा रहे हैं, टेबल शुगर है, उसे टेबल शुगर भी कहते हैं, इसलिए कि आमतौर पे इसको टेबल पे रखते हैं, इसलिए टेबल शुगर कहते हैं। ये टेबल का बना नहीं होता, इसको कहते हैं सुक्रोज। सही है या नहीं? यस यस सर। सर। जो नमक हम खा रहे होते हैं उसका भी केमिकल नाम है, अगर कोई पूछे कि भाई इसका नाम क्या है? थैंक यू भैया, आपने जवाब NaCl। दे दिया कि सुक्रोज। जी, जो सोडियम नमक खाते हैं क्लोराइड। सोडियम सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड है उसका नाम, सोडियम सोडियम यानी क्लोराइड। NaCl। NaCl, क्या वो NaCl ही होता है जो हम खाते हैं यस नमक? सर। तो अगर कोई पूछे जी जो नमक हम खाते हैं टेबल सॉल्ट उसका नाम क्या है? तो भैया आपको पता होना चाहिए कि उसका नाम है NaCl है, सोडियम क्लोराइड। जी। और जो हम चीनी खाते हैं वो सुक्रोज है, सुक्रोज। सही है या नहीं? आपको पता है यस कि सर। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या पूछते हैं? एप्टीट्यूड टेस्ट में जो है, दरअसल कहते हैं कि उर्दू में एक मुहावरा है, इसे कहते हैं 14 तबक रोशन होना। क्या रोशन होना? 14 तबक 14 रोशन होना। ये तबक मुहावरा सुना है रोशन कभी होना। आपने? यस सर। यस जब सर। वहाँ पे जो है, जब वहाँ पे कोई चीज़ है वो पूछते हैं तो वो इस तरह नहीं पूछते। कहते हैं डिस्कस डिस्कस कंप्लीट डाइजेशन इन ह्यूमन। वो ऐसा कोई सवाल नहीं पूछते, वो एमसीक्यू के छोटे-छोटे से क्वेश्चंस पूछते हैं। वो पूछते क्या हैं? वो कहते हैं सपोज़ एक शख्स ने नाश्ते में सिर्फ़ चीनी खाई। नाश्ता किया उसने और उसमें सिर्फ़ चीनी खाई। अब बताएँ उसका डाइजेशन कहाँ पर होगा? पहली बात वो ये पूछते हैं कि डाइजेशन कहाँ पर होगा? माउथ में होगा, बक्कल कैविटी में होगा, एसोफेगस में होगा, स्टमक में होगा, ड्यूडेनम में होगा, जिजनम में होगा, इलियम में होगा। अब आप मुझे बताइए कहाँ पर होगा? माउथ में स्टार्ट हो जाएगी उसकी। सॉरी, सुक्रोज़ माउथ में डाइजेस्ट नहीं होती। सर जहाँ पर उसका एंजाइम मैल्टोज़ मौजूद होती होगा। है, वो सॉरी जो स्टार्च होती है वो माउथ में डाइजेस्ट होती है, लेकिन सुक्रोज़ यानी वो जो अगर खा रहा है तो इसको मतलब सुक्रोज़ खा रहा है, उसका डाइजेशन सुक्रेज़ से होगा। सुक्रेज़ एक एंजाइम है जो कौन बनाता है? जो जिजनम। जेजुनम बनाती है, जिजनम। यस। इसका मतलब है आपका आंसर होगा जेजुनम। सही है। और इस तरीके से इसी सवाल को चेंज करके देते हैं कि सुक्रोज अगर किसी ने ब्रेकफास्ट में, इफ समबडी हैज टेकन सुक्रोज इन द ब्रेकफास्ट, सो व्हिच एंजाइम एक्ट ऑन इट? इस पे कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा? तो एंजाइम का नाम सुक्रेज। है सुक्रेज। 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 और ये तीसरा सवाल है, इस तरह भी पूछते हैं कि व्हाट इज द डाइजेस्टिव प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज? जब सुक्रोज डाइजेस्ट हो जाएगा तो ग्लूकोज उसकी एंड फ्रक्टोज। डाइजेस्टिव प्रोडक्ट ग्लूकोज। क्या बनेगी? जी, नहीं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। मुझे ये बताइए कि जैसे एक स्टूडेंट मुझसे आज भी ये बहस कर रहा था, सर एमसीक्यू तो आसान होते हैं। भाई ये चीजें अगर आपने पढ़ी भी नहीं होंगी तो आपको आंसर कहाँ से आएगा एमसीक्यू का? ये आ जाएगा। जी। मैंने कहा जब नहीं तक आएगा। आपकी बुक की चीज एक एक चीज नहीं आती होगी आप एग्जाम नहीं दे सकते। जब तक आपको बुक की एक एक चीज नहीं आती आप एग्जाम नहीं दे सकते। जैसे कि आंसर तो आपको पता हो, भाई आंसर तो लिखा हुआ है, पता भी तो हो, तभी तो आप सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा सही आंसर है। ठीक है या जी। नहीं? तो वो यस ये कह सर। रहा था कि क्या सर आंसर नहीं लिखे होते? यस लिखे होते हैं। तो हमें आंसर देने में तो होता है कि करेक्ट है कौन सा। अगर आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो फिर आपको क्या पता? जैसे मैंने आपको ये बताया, मैंने आपको यही बताया कि सुक्रोज की डाइजेशन जो होती है वो 14 तबक रोशन कर देती है, उसको पता ही नहीं होता है। ये क्या सवाल पूछा है? क्या ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। ये सिलेबस में कहाँ पर लिखा हुआ था कि सुक्रोज कोई नाश्ते में खा रहा है? कहीं बुक में ये लिखा ही नहीं है कि नाश्ते में तो आपको रटी हुई बायोलॉजी नहीं पढ़नी
कि आपने ये बस ये पढ़ लिया कि सुक्रोज का डाइजेशन यहाँ पे जिजनम में हो जाता है और ये बन जाता है। नो, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सपोज अगर किसी ने ब्रेकफास्ट में ब्रेड इस्तेमाल किए, ब्रेड, तो बताएं इसका डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? ब्रेड यानी ना प्रोटीन, फिर वो माउथ से ही हो जाएगा। माउथ से स्टार्ट हो तो जाएगा। माउथ में कौन सा एंजाइम सबसे पहले उसे मिलेगा? माइलेज। एमाइलेज। यस, एमाइलेज। अच्छा सर एक बात बताएं, ये फिजिक्स केमिस्ट्री में भी एप्टीट्यूड में ऐसे सवाल पूछता है? जी, ऐसी सवाल पूछते हैं। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे यू कैन नॉट गिव एनी आंसर। चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, सॉरी बॉटनी हो, जोलॉजी हो, एवरीथिंग यू नीड अच्छी तरह, जब तक आपने नहीं पढ़ा होगा, रटा हुआ नहीं कि बस आपने ये अलिफ से लेके बे तक पूरा याद कर लिया। आपको पता है कि लड़कियां जो होती हैं ना वो रट्टू बहुत अच्छी होती हैं, इसलिए उनके एग्जाम में, जो बोर्ड का एग्जाम है ना, उसमें बड़े अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, और सारी की सारी जो हैं वो नीचे चली जाती हैं जब एप्टीट्यूड टेस्ट का रिजल्ट आता है, इसलिए कि उन्होंने रटा हुआ तो होता है। हाँ जब सर, रटा जब हुआ तो इतने लंबे जब लंबे 6-6 पेज वो लिख लेती हैं। वो रटा हुआ है वो जब 8-8 पेज लिखेंगे, वो कहेंगे 6 पेज, लड़के 6 लिखते हैं, हम 8 लिख लेंगे। 8 तो लिखेंगे, लेकिन उसके बाद समझ क्या आया कहें पता नहीं। आपको पता है क्लास 5 के बच्चे को अगर यहाँ पे मैं बुलाऊं और उसे कहूं कि ये रीड करके सुना दो, सही है या नहीं? मैं इसे कहूंगी इसे रीड करके सुना दो, वो पूरा पढ़ के सुना देगा। मैं कहूंगा ये बताओ समझ क्या आया? कहें समझ तो कुछ भी नहीं आया। तो कहने लगा भाई तुमने पढ़ तो लिया है? कहने लगा हाँ पढ़ तो लिया है मैंने, समझ मुझे नहीं आया कुछ भी कि ये क्या है, सुक्रेज क्या है और लैक्टेज क्या है और मेल्टेज क्या है और एंजाइम क्या होते हैं। उसको तो ये भी नहीं पता होगा ना कि एंजाइम्स क्या होते हैं, या उसे पता होगा? और ये जिजनम क्या चीज है? ये जिजनम क्या चीज है? भाई मुझे सिर्फ ये पता चला कि ये 2.4 मीटर की होती है कोई चीज, बस कोई चीज है ये। मैंने कहा इसमें साफ साफ लिखा है जिजनम इज द सेकेंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? कहने छोटी आंत होती है। मैंने कहा ये लिखा हुआ नहीं है कि दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बच्चा अगर वो ऐसे ही रीड करेगा ना तो उसे कभी समझ नहीं आएगा। आपको पता है हमारी बॉडी में 2 पार्ट हैं, एक है ये ब्रेन और एक है ये स्पाइनल कॉर्ड। रीडिंग स्पाइनल कॉर्ड से होती है, रीडिंग स्पाइनल कॉर्ड से होती है, और समझा ब्रेन से जाता है। जब तक आप ब्रेन यूज नहीं करेंगे वो चीज समझ नहीं आएगी। आप उसे 10 दफा भी रीड कर लें। ये स्टूडेंट जो होता है, जैसे मैंने उसे बताया कि देखो ये लाइन याद करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, कहने लगा सबसे बड़ा, कहने लगा सबसे जरूरी चीज तो बड़ा कमरा है। मैंने कहा बड़ा कमरा क्यों? कहने लगा बस मैं चक्कर लगाता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ जोर जोर से, मुझे याद होता है। मैंने कहा ये याद करने का नहीं, ये रटने का तरीका है। अगर आपने समझा हुआ हो तो फिर आप ये भी हो सकता है कि आपको साइज पता चल रहा है कि 2.4 मीटर, और ये सेकंड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये एक जूस बनाता है जिसको गन्ने का जूस नहीं कहते। स्टूडेंट में देखें प्रैक्टिकल क्या चीज होती है, प्रैक्टिकल भी वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फ्रॉग में पढ़ रहा होता है वही हम ह्यूमन में पढ़ रहे होते हैं। सेम वही ये लिवर का काम चेंज नहीं हो रहा। लिवर का काम चाहे ह्यूमन हो, चाहे फ्रॉग हो, चाहे फिश हो, सेम ही काम है कि वो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। एमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में break down फैट करना। या लिपिड के जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं इसको स्मॉल कर देता है, बस ये उसका काम है। और अगर आपसे पूछें कि भाई देखिए बाइल जूस में कौन सा एंजाइम होता है? बाइल जूस में एंजाइम नहीं होता, उसमें बाइल नहीं सॉल्ट्स होता। होते हैं। जिसमें बाइल salts सॉल्ट्स होते हैं, होते उसमें हैं कोई सर। एंजाइम नहीं होता। तो ये बातें कैसे पता चलेंगी? क्या ये बगैर पढ़ पढ़े के। आ जाएंगी? नो सर। नहीं आएंगी। अगर चाहे वो एप्टीट्यूड का टेस्ट हो, चाहे हमारे एमसीक्यू का टेस्ट हो, टेस्ट तो बगैर पढ़े हुए कभी भी नहीं आएगा। और सर एक 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 क्वेश्चन है। बात जब तक आपको नहीं पता होगी उस तक आप आंसर ही नहीं दे सकते। अगर लिवर के बारे में किसी को पता ना हो कि वो राइट साइड पर होता है लेफ्ट साइड पर होता है, वो कहाँ से आंसर देगा? स्टमक में आंसर लिखा हुआ होगा कि वो राइट पर होता है, लेफ्ट पर होता है, मिडिल में होता है, या नन ऑफ दीज होता है। अब आंसर लिखा है, जिसको पता हो कि ये राइट पर होगा या लेफ्ट पर होगा तभी तो वो लगाएगा सही आंसर कि कौन सी साइड पर है। स्टमक कौन सी साइड पर है? लेफ्ट साइड पर। लेफ्ट साइड लेफ्ट पर है। साइड पे होता है। लेफ्ट साइड पे होता है और लिवर राइट साइड पर होता है। तो ये जब तक याद नहीं करेंगे तो क्या खुद ब खुद याद हो जाएगा? नो ये सर। सारा कुछ खुद ब खुद याद नहीं होगा। आपको दरअसल मुझे एक बात ये बतानी थी, स्टार्टिंग में भी ये मैंने बात बताई थी। तो दरअसल ये चीज़ आपके लिए रिवाइज हो जाए, तो रिवीजन के लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम में 2 किस्म के क्वेश्चन आते हैं। क्या ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एग्जाम में 2 किस्म के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है डाइजेशन इन ह्यूमन। अगर आए डाइजेशन इन ह्यूमन तो ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। अगर एग्जाम में आए
डाइजेशन इन ह्यूमन, तो ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पर ख़त्म हो गया? कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पर ख़त्म हुआ? माउथ से स्टार्ट होगा, उसका एनएस जीजनम पे पे खत्म खत्म। हो जाएगा। अगर उसके अलावा जो है वो बच्चा माउथ बेवकूफ़ी से, से अपनी बेवकूफ़ी स्टार्ट से और आंसर लिख रहा हो, तो क्या उसने ये सही किया? लेकिन अगर एग्जाम में आए डाइजेशन इन ह्यूमन, मैंने आपको बताया अगर डाइजेशन इन ह्यूमन आए तो आप माउथ से लेकर और जिजनम जिजनम तक लिखेंगे। माउथ से लेकर जिजनम तक लिखेंगे। इसमें हम माउथ स्टमक से के बारे स्टार्ट में, होकर माउथ के बारे जिजनम में, होगा। उसके बाद बक्कल कैविटी और फिर ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम में जो हैं वो 2 जूस और सर आते हैं, बाइल जूस लिवर से, सर इस पैनक्रियाटिक बार तो क्या जूस। कहते हैं एमसीक्यूज बेस पेपर होंगे ना? अभी वैसे कंफर्म नहीं हुआ, इसलिए कि अभी मिनिस्टर्स हैं, जैसे एजुकेशन के मिनिस्टर्स हैं, उनका एक इजलास होगा, वो सेशन में वो डिसाइड करेंगे। अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो हो जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं सर होगा। सर सर अभी कह कह रहे रहे थे हैं कि कि 4 जनवरी कह रहे को कि हो गया 4 है। जनवरी को ऐलान होगा। अभी स्कूल खुलने के हवाले से भी होगा और जिनकी इस मीटिंग हवाले जो से है भी वो बात 4 होगी। को ही है। यस, यू राइट। इस तरीके से अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि चाहे वो एमसीक्यू बेस्ड हो नहीं हो, पढ़ना तो आपको फिर भी सब कुछ पड़ेगा। सर जब कह रहे थे कि ये सिर्फ एमसीक्यूज खुशी के होने की पेपर लिए बात होती जाएंगे है तो कहते हैं कि कि आपको लंबे रट्टा आंसर्स नहीं मारने याद के करने पास। पड़ेंगे। तो लंबे आंसर्स क्या होते हैं? छोटे ही आंसर को कंबाइन करके लंबा कर देते हैं। अगर देखें 6 जी मार्क्स का क्वेश्चन है, एक मार्क्स के 6 क्वेश्चन पूछ लें या 6 का 1 पूछ लें, एक ही बात होती है। सर ठीक है या नहीं? फिर देखिए स्मॉल एग्जाम में अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो बक्कल कैविटी का अलग आएगा कि बक्कल कैविटी में क्या डाइजेशन होता है। फिर उसमें जो है वो स्टमक का अलग आएगा कि स्टमक में क्या डाइजेशन होता है। फिर ड्यूडेनम का अलग आएगा कि ड्यूडेनम में क्या डाइजेशन होता है। जिजनम में क्या होता है, ये अलग अलग आएगा। इन सबको मिला दें तो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। सिंपल सी बात है। सर लेकिन चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट हो, याद हमेशा शॉर्ट ही करना होता है। पहले आप शॉर्ट याद करें, फिर बहुत सारे शॉर्ट कंबाइन हो जाएंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। सही है या नहीं? सही। लेकिन ठीक अगर है एग्जाम सर। में आ जाए डाइजेस्टिव सिस्टम ये अलग क्वेश्चन है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम आता है तो फिर हम माउथ से शुरू करेंगे, जिजनम पे कंप्लीट नहीं है, फिर एनएस NS पे कंप्लीट एनएस होगा। बस इसमें जो एंजाइम का डिस्क्रिप्शन है वो नहीं आएगा कि कौन कौन, चूंकि हम डाइजेशन नहीं पूछ रहे, सिस्टम पूछ रहे हैं, इसलिए एंजाइम्स कौन कौन से हैं वो नहीं लिखने होंगे। इस वजह से जब हम एंजाइम वाला पार्ट कम कर देंगे तो हमारी कोर्स की जो है वो कम हो जाएगी। इस तरीके से हम एनएस तक जा सकेंगे। राइट या सर नहीं? अगर लेकिन डाइजेस्टिव ज्यादातर एग्जाम में डाइजेशन इन ह्यूमन आता है, ज्यादातर डाइजेशन आता है। और बाकी पार्ट्स के जो भी काम होते हैं अगर वो पूछने होते हैं तो वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। इसमें पूछते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। सर अगर डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन आता है तो उसके साथ डायग्राम बनानी जरूरी होती है? अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो यस, उसके साथ डायग्राम बनानी जरूरी होती है। सही। और अगर आप सर डायग्राम ये नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? तो आपको 2 मार्क्स नहीं मार्क्स मिलेंगे। कट इसके जाएंगे। डायग्राम के 2 मार्क्स होते हैं और डिस्क्रिप्शन लिखने के 4 मार्क्स होते हैं। सही। और डायग्राम के लिए मैंने ये आपको लॉन्ग पहले ही क्वेश्चंस बताया के था। हवाले से पूछ रहा था। फोल्ड कौन जी, सी? लॉन्ग क्वेश्चन से ही पूछ रहा था रिलेटेड। सर डायग्राम क्या बहुत खूबसूरत बनाना जरूरी है या बस ऐसी कि उसमें लेबलिंग समझ आ रही है? भाई मैंने आपको ये कल बताया था, हो सकता है आप कल मौजूद ना हो। उसमें मैंने यही बात की थी कि टीचर के पास जब कॉपी चेक करने के लिए आती है तो इसमें एक सेंटेंस लिखा होता है, और सेंटेंस ये लिखा होता है कि स्टूडेंट अ इज नॉट एन स्टूडेंट आर्टिस्ट। इज नॉट कंसीडर्ड टू बी एन आर्टिस्ट। अ स्टूडेंट इज नॉट कंसीडर्ड टू बी एन आर्टिस्ट। के स्टूडेंट को आर्टिस्ट होना ज़रूरी नहीं है। पर ऐसी हो डायग्राम जो समझ आ रही हो। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम की एक बुक में बनी हुई डायग्राम है, एक मैंने बनाई है। देखिए ये जो मेरे नोट्स हैं उसमें ये वाली डायग्राम बनी हुई है, सिंपल सी। पर इसमें सारा कुछ लेबल है। इसमें देखिए माउथ भी बना हुआ है, टीथ भी, बकल कैविटी भी, फेरिंक्स भी, ये एसोफेगस भी, स्टमक भी, लिवर भी, गॉल ब्लैडर भी, पेनक्रियास भी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूडेनम, ये जिजनम, ये कॉइल पार्ट इलियम, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सब कुछ बना हुआ है इसमें। तो अगर ये सिंपल सी डायग्राम हो, जरूरी नहीं है कि पूरा ह्यूमन बीज बनाए, हेड बनाए, बॉडी बनाए, जैसे कि हमारी बुक में बनी हुई है। जो बुक की डायग्राम है वो भी मैंने दिखाई थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम की जो है वो बुक की डायग्राम कौन सी है। क्या मैंने बुक की डायग्राम दिखाई थी? तो बच्चों को बुकिश नॉलेज जब आती है तो उन्हें डायग्राम पता चल जाती है कि कौन सी डायग्राम जो है वो ह्यूमन की बुक में बनी हुई है। ये बुक में बनी हुई है।
अगर ये बच्चों में समझ रहे हो कि कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है तो देखें, हमें कॉम्प्लिकेशन में जाना जरूरी नहीं है। इसमें देखें, बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा, इसमें तो इस आदमी के बाल भी बने हुए हैं, हमें हेयर भी बनाने हैं, इसमें कान भी बने हैं, हमें कान भी बनाने हैं, आंखें भी बनेंगी, ये सब कुछ बनाना जरूरी नहीं है। आप ये जो सिंपल सा ये सिस्टम है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जरूरी नहीं कि आप इसके हाथ भी बनाएं, ये चेस्ट भी बना रहे हैं, इसकी बॉडी भी बना रहे हैं। नो, दिस इज नॉट नीडेड। ये नहीं चाहिए हमें। हमें चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम के तमाम ऑर्गन। सही या नहीं? सर जी सर, ये 25 सेंटीमीटर किसकी लेंथ होती है? 25 सेंटीमीटर जो है वो इस एसोफेगस की लेंथ भी होती है। नहीं, और एक एसोफेगस भी था और दूसरा कौन सा था जिसे वो इनफोल्ड 30 करते हैं था, तो वो 30 था, 5 हो जाती है फिर। तो 30 होता है, 30 25 सेंटीमीटर एसोफेगस। सर मैं सेकेंड ईयर का हूँ तो लीव कर दूँ, आप मुझे लाइन पर ले लेना सेकेंड ईयर की क्लास में। ओके, यस यू कैन लीव। इफ यू आर मिस्टेकनली एंटर इनटू द फर्स्ट ईयर क्लास यू कैन लीव। थैंक यू। सर ये जो स्लाइवरी ग्लैंड है, इनके सारे पार्ट्स भी वो करने पड़ेंगे डायग्राम में। तीनों पार्ट्स को हमें देखिए, मार्क करना अगर पड़ेगा। एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो सेपरेटली आता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ बक्कल कैविटी के मुतालिक लिखा होता है। कभी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है उसमें सिर्फ टीथ के मुतालिक लिखा होता है, कभी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है उसमें सिर्फ स्लाइवरी ग्लैंड के मुतालिक लिखा होता है। तो जो रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन की, उसके अकॉर्डिंगली हम आंसर लिखते हैं। तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सारी चीज़ों की डिटेल में जाना शुरू कर दें, इसलिए कि स्लाइवरी ग्लैंड में डिटेल ये है कि स्लाइवरी ग्लैंड के 3 पेयर्स होते हैं। एक जो होता है पैरोटिड होता है, जो ईयर के पास यानी कान के पास होता है। एक लिंगुअल होता है, लिंगुआ टंग को कहते हैं, इसलिए ज़बान के पास होता है। तीसरा मैंडिबुलर होता है, जो कि जॉस के साथ होता है। और दरअसल कहते हैं कि ये तीनों मिलकर 1.5 लीटर जो है वो बनाते हैं, क्या चीज़? स्लाइवा, स्लाइवा। पूरे दिन में, पर डे। और इसके अंदर 2 एंजाइम होते हैं, एक का नाम होता है स्लाइवरी अमाइलेज और दूसरे का नाम होता है लाइसोजाइम। ये वाली बातें जो हैं, ये सारी की सारी बातें हैं कि इसकी कितनी क्वांटिटी होती है, ये सारा कुछ जो है जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम लिख रहे होते हैं, यानी डाइजेशन इन ह्यूमन लिख रहे होते हैं, तो ये नहीं बताते। और इसका रीज़न ये होता है कि हमारी जो एम्फेसिस है वो डाइजेशन पर है। तो डाइजेशन कौन कर रहा है? असल में इसमें जो लाइसोजाइम है, उसका काम होता है जर्म्स को किल करना। इसमें म्यूकस होता है जिसकी वजह से फूड स्लिपरी हो जाता है। और इसके अंदर जो है स्लाइवरी अमाइलेज है, जिसका दूसरा नाम टाइलिन है। स्लाइवरी अमाइलेज या टाइलिन ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है और इसमें एक डाइसेक्राइड बन जाती है जिसका नाम मैल्टोज है। तो हमारा एम्फेसिस डाइजेशन पर है, इसलिए कि ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है या नहीं? क्या आपको मेरी बात समझ आई? यस सर। तो इस तरीके से अगर हम ह्यूमन के डाइजेशन की बात करें तो ह्यूमन का डाइजेशन जो है वो एक आसान सा टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। इसका डाइजेशन ह्यूमन, राइट या नहीं? राइट सर। यस सर। इसमें अगर आप देखें कि विलाई की ये तस्वीर जो है वो भी बनाई है। अगर आपकी तरफ से डिस्टर्बेंस हो रही है तो आपको खुद म्यूट करना चाहिए, बजाय कि मैं आप ये करूं आपको म्यूट। ये देखिए विलाय दिखाया गया है कि विलाय कैसा नजर आता है। तो अगर आप देखें ये इंटेस्टाइन पूरी गोल होती है, आपको पता है वैसे ये ट्यूब की तरह है, ट्यूब। लेकिन जब हम इसे कोने से इस तरह से काटेंगे तो हमें ये पूरे पाइप की तरह नजर आएगी, गोल। इस तरीके से ये गोल नजर आ रही है। और ये लेयर्स की बात जो है हमने स्टमक में भी की थी, वही स्टमक में है, वही इंटेस्टाइन में है, तो हर जगह वही। एसोफेगस में भी वही है। आउटर का नाम सिरोसा है, फिर इसमें मसल्स की लेयर आती है, फिर सब म्यूकोजा और म्यूकोजा होते हैं। इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोसेस होते हैं जिनको विलाय कहते हैं। देखिए फिंगर लाइक प्रोसेस में बने हुए हैं बाकायदा, ये विलाय 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 विलाय। ये जो विलाय हैं इतने से, इनको बड़ा करके दिखाया गया है। इसमें दरअसल ये उन्होंने दिखाया कि यहाँ पे देखिए ये आर्टरी है और एक वेन है। आपके हाथों में जो आपको देखें ग्रीन ग्रीन नजर आ रही हैं वो सब वेन्स हैं। तो इसमें यहाँ पे उसे ब्लू बनाया है और आर्टरी को उन्होंने रेड बनाया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टरी और यहाँ पे लिखा हुआ है वेन। और ये दरअसल कहते हैं इसमें ये दरमियान में ये है विलस। सर मैंने सुना था कि आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है ब्लड का। जी, तो किसने मना किया? आपने सुना क्या? ये तो बात सही है। ये सुनी सुनाई पर वैसे यकीन नहीं करना चाहिए। एंड दिस इज अ ट्रूथ कि वाकई उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। ये तो फिलहाल हम इसकी बात नहीं कर रहे कि प्रेशर कम है प्रेशर ज़्यादा है, वो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है चैप्टर 14 है उसके लिए।
इसके अंदर विलस क्या चीज है? व्हाट इज विलस? विलस इसका सिंगुलर होता है, विलाय का सिंगुलर विलस। और इसके सेंटर में मैंने आपको बताया था कि एक ब्रांच होती है, उस ब्रांच का नाम क्या है? उसमें मिल्क की सिक्रीशन जाती है, उसे कहते हैं लेक्टियल, उसे कहते हैं लेक्टियल। सही? सही। सर वो लिम्फ नहीं थी? वो लिम्फेटिक वेसल होती है। सर ये क्या होती है? भाई लिम्फेटिक वेसल का नाम है लेक्टियल। जैसे ब्लड वेसल्स के नाम मैंने आपको बताए थे, जो लिवर में जाती है उसका नाम हेपेटिक आर्टरी या हेपेटिक वेन होता है। अगर आर्टरी है तो हेपेटिक आर्टरी, जो ब्लड लेकर जाएगी, जो वापस लेकर आएगी वो वेन होगी, उसका नाम होगा हेपेटिक वेन। अगर स्टमक में जा रही है तो स्टमक के नाम से उसका नाम रखा जाता है। क्या नाम रखते हैं? अगर स्टमक में जा रही है तो उसको गैस्ट्रिक कहते हैं। आर्टरी है, अगर ब्लड लेकर आ रही है तो गैस्ट्रिक आर्टरी, और वापस लेकर जा रही है तो गैस्ट्रिक वेन। सही या नहीं? इस चैप्टर में जो है अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा एक कोर्स है जो जो रिड्यूस कोर्स है, रिड्यूस। और इस रिड्यूस कोर्स में जो है वो बताया, डिस्कस किया गया है चैप्टर 12 कि चैप्टर 12 में बच्चों ने क्या क्या पढ़ना है। ये है 9, 10, 11, 12। तो अगर यहाँ पर देखें कि हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या था, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। सबसे पहला लिखा है नंबर 1, ऑटोट्रॉफिक एंड हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो ये तो हुआ बॉटनी का पार्ट, ये तो जोलॉजी का है ही नहीं। फिर है होलियोजोइक न्यूट्रिशन, होलो कहते हैं कंप्लीटली और जोआ का मतलब है एनिमल, एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। एक होती है होलोफाइटिक यानी प्लांट लाइक न्यूट्रिशन, एक होता है होलोजोइक, जोआ का मतलब होता है एनिमल, होलो का मतलब होता है कंप्लीटली, कंप्लीटली लाइक एनिमल। एनिमल अपना फूड तैयार नहीं करते, वो बल्कि रेडीमेड फूड पर डिपेंड करते हैं। ऐसों को हम कहते हैं हीट्रोट्रॉफ। और जो अपना फूड खुद तैयार करते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ। ये टर्म कभी आपने सुनी है, हीट्रोट्रॉफ एंड ऑटोट्रॉफ? यस सर, सुनिए। और इसके बाद जो है ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम, नॉट डाइजेशन इन ह्यूमन। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है माउथ से लेकर एनस तक पूरा। लेकिन इस चैप्टर में कुछ और टॉपिक हैं, जैसे अमीबा का डाइजेशन अब वो नहीं है, प्लेनेरिया में डाइजेशन अब वो नहीं है। कि अमीबा का डाइजेशन अब हमने नहीं पढ़ना, प्लेनेरिया का डाइजेशन हमने नहीं पढ़ना, इसमें कॉकरोच का डाइजेशन है वो हमने नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ सर, ह्यूमन का पढ़ना है। और इस एक बात चैप्टर के बताएं? लास्ट में है GIT। GIT का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर। और ये एक दो नहीं है, पूरे 9 डिसऑर्डर्स हैं। कितने डिसऑर्डर्स हैं? 9 डिसऑर्डर। 9। अगर आपके पास अभी बुक हो तो यू कैन ओपन योर बुक एंड सी। सर ये भी 11 पढ़ेंगे? चैप्टर 12 में है, चैप्टर 12 में है 11 डिसऑर्डर। 11 GIT डिसऑर्डर। GIT का मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल के। ये पेज है बुक का 301। इसमें सबसे पहला डिसऑर्डर लिखा हुआ है डायरिया, दूसरा डिसेंट्री, थर्ड कॉन्स्टिपेशन, फोर्थ पाइल्स, फिफ्थ डिस्पेप्सिया, सिक्स पेप्टिक अल्सर, 7 फूड पॉइजनिंग, 8 malnutrition, 9 overweight and obesity, 10 anorexia nervosa, 11 bulimia nervosa। इसके बाद इसमें पैरासिट न्यूट्रिशन है, ये भी अब नहीं पढ़ना, और ये 11 भी हमने नहीं पढ़ने रिड्यूस कोर्स के अकॉर्डिंगली। सर रिड्यूस कोर्स उनकी वेबसाइट पे तो नहीं आया अब तक, फर्स्ट ईयर वालों का 9, 10 का आया है। आगे है। भाई देखें वो बोर्ड अलग है, आप जिस बोर्ड की वेबसाइट पर देख रहे हैं वो बोर्ड अलग है। BISC है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। ये हमारा बोर्ड नहीं है, हमारा है BIEK। अच्छा, सही BIEK क्या बनता है? बोर्ड ऑफ आई से इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट, ई से एजुकेशन, के से कराची। कराची। ये है हमारा बोर्ड। सेकेंडरी आप देखिए, जब सेकेंडरी की रहे तो सेकेंडरी की आएगी। बोर्ड सेकेंडरी बोर्ड अलग है, उसकी मार्कशीट अलग, उसका बोर्ड अलग, उसका रिजल्ट अलग, सब कुछ अलग होता है। और इंटर जो है वो बिल्कुल अलग बोर्ड है। बोर्ड की लोकेशन अगर कभी आपने बोर्ड जाकर देखा हो तो फिर आपको पता होगा कि वो कहाँ पर है। ठीक है या नहीं? ठीक सर। सर ये होलोजोइक क्या है इसमें? होलोजोइक न्यूट्रिशन है, ये भी हम पढ़ेंगे। और सर आपने बोला डिसऑर्डर्स नहीं आ रहे?
जी, डिसऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, तो इसके बकिया पार्ट्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट क्लास है वो मंडे को होगी, मंडे, MONDAY। कल क्या है? कल क्या है? संडे सर। संडे सर। मंडे है। तो मंडे को 11 बजे जो है वो हमारी क्लास होगी, किस चीज की? छुट्टी है सर। न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन नहीं, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम पहले हम कंप्लीट करेंगे। हमने सर, ह्यूमन का इलियम और, डाइजेशन पढ़ा MS है, रहेंगे। हमने ह्यूमन का डाइजेशन पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ा। क्या पढ़ा है? डाइजेशन इन ह्यूमन Digestion. पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं डाइजेशन पढ़ा। इन ह्यूमन पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ा। जी सर। सही है? ये विलाई फिंगर लाइक होती है ना, जी, विलाई फिंगर लाइक प्रोसेसेस होते हैं, यस। तो ये किसी प्रोटीन की मदद से इनफोल्ड हुई भी होती है? ये प्रोटीन की नहीं सर, ये सेल बने हुए होते हैं। आपको पता है बुढ़ापे में यानी ओल्ड एज में आके फेस के ऊपर रिंकल्स आ जाती हैं, रिंकल झिर्रियों को कहते हैं। जी। तो वो सेल जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। और ये ऐसा आपने उसे भी ऑब्जर्व किया होगा, अगर कभी आप समंदर में या इस तरीके से स्विमिंग पूल में नहा रहे हो तो आपने अपने हाथ देखे हैं, हाथ कैसे हो जाते हैं? तो कभी थोड़े देखे? प्रिंट यस सर। तो ये क्या हो रहा है? ये भाई सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है या नहीं? इसमें क्या हो रहा है ये हमें सेकेंड ईयर में पता चलेगा कि सेकेंड ईयर में जब हम टाइप ऑफ सोल्यूशन पढ़ेंगे, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, कि पानी कैसे सोल्यूशन है, ये कैसे एक्ट करता है, ये क्या चेंज लाता है, या रिंकल्स होती हैं, हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। बाकायदा स्टडी है एजिंग की, उसको जेनेटोलॉजी कहते हैं। ये हमारा पूरा एक टॉपिक है सेकेंड ईयर का। एजिंग क्या होती है, इसके कॉजेज क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके प्रिवेंशन क्या होता है, इससे डिले किस तरह किया जा सकता है, ये सारी बातें ये पार्ट ऑफ सेकेंड ईयर है। ठीक है, तो आज के लिए ठीक है सर। नहीं काफ़ी है। सर कि अल्लाह कुछ हाफ़िज़। पता आपको? ठीक है सर। सर जी